हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। और आपका जो यूपी SSC पैट का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, उसका एनालिसिस लेके आए हैं हम लोग। और इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं उसको देखते हुए जो मैम के द्वारा जैसे पॉलिटी पढ़ाई गई तो वो अपना एनालिसिस करेगी, मेरे द्वारा ज्योग्राफी हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए आपको, ठीक है, उसका मैं एनालिसिस करूँगा, बाकी टीचर्स के द्वारा सारे एनालिसिस किए जाएंगे, ठीक है। और आपका शिफ्ट फर्स्ट का भी हो जाएगा, शिफ्ट सेकेंड का भी हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। मॉक टेस्ट सीरीज जो आएगी आपकी, उस ये क्वेश्चन जो आपके पेपर पिछली बार आए हैं और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट सीरीज आपके पास रखी जाएगी, उसको आप जरूर फॉलो करना, उसको आप जरूर देखना, उससे हो सकता है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। तो यूपी SSC पैट में जो पेपर बंद था, शिफ्ट फर्स्ट थी, उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पहला उसमें ये क्वेश्चन था, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है, बताइए। तो बताइए कौन सा क्रम है, बताइए। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। इसमें कौन पहले नंबर पर था, कौन दूसरे पर, कौन तीसरे पर, कौन फोर्थ नंबर पर था। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इल्तुतमिश था बेटा, इल्तुतमिश था, ये सबसे पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली में गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश का जो संस्थापक था, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश जो इसे इलवारी तुर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलवारी तुर्क के नाम से जाना जाता है, इल्तुतमिश को जाना जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आया था इल्तुतमिश, सेकंड नंबर पर आया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से रिलेटेड था, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से रिलेटेड था। और इसने अपने चाचा या अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इस पर क्या खिलजी वंश की स्थापना, मतलब खिलजी वंश पर ये अपना राज्याभिषेक करवाया था और राजा बन गया था। किसको? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके। तो सेकंड नंबर पर आता है अलाउद्दीन खिलजी। तीसरे नंबर पे आएगा आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बेटा आपका सूर वंश का था। किस वंश का था? शेरशाह सूरी आपका सूर वंश का था। और शेरशाह सूरी 1540 से 45 के समथिंग आया था, 1540 से 45 के समय आया था। कौन सा? शेरशाह सूरी, सूर वंश का है, तो ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा। और इसके बाद अकबर आता है, अकबर आपका फोर्थ नंबर पर आएगा, अकबर आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। तो इसी क्रम में आंसर देख लीजिए आपका कौन सा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ये इल्तुतमिश से फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ पहले, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी थर्ड, ये आ जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एवं सेकंड, ठीक है बेटा, चेक कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? जो शिवाजी के समकालीन संत थे उनका नाम बताइए। कौन से संत जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, नामदेव, चैतन्य और शंकराचार्य किसके समकालीन थे? तो आप बता सकते हैं जो तुकाराम थे ये बेटा शिवाजी के समकालीन हुआ करते थे। तुकाराम शिवाजी के समकालीन हुआ करते थे। और जो चैतन्य थे इनसे रिलेटेड कुछ मत हैं, इन्होंने वैष्णव मत को दिया था। इन्होंने कौन सा मत दिया था? इन्होंने वैष्णव मत दिया था। और शंकराचार्य ने अद्वैत मत दिया था। कौन सा मत दिया था? अद्वैत मत दिया था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने अद्वैत मत और चैतन्य ने वैष्णव मत दिया था। अगर पूछा जाए संत शिवाजी किसके समकालीन थे तो आप बता सकते हैं तुकाराम के समकालीन थे। किसके बेटा? तुकाराम के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बताइए। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड बायरन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड बायरन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड रिपन के बारे में आपने देखा होगा 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के सामने ही कौन सी जनगणना स्टार्ट की? प्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट की गई थी। प्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट की गई थी। प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के सामने ही स्टार्ट की गई थी। और 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में जो जनगणना स्टार्ट की गई थी, जनगणना स्टार्ट की गई थी, ये आपकी लॉर्ड मेयो के समय स्टार्ट की गई थी। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय स्टार्ट कर दी गई थी। और अगर आपसे पूछी जाए सबसे पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 1749 ईस्वी में स्वीडन से सबसे पहली जनगणना स्टार्ट की गई थी। कहां से? स्वीडन से सबसे पहली जनगणना स्टार्ट की गई थी। और यहीं से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए, बताइए सबसे पहले दशकीय जनगणना कहां से स्टार्ट हुई थी? दशकीय जनगणना कहां से स्टार्ट हुई थी? तो ये यूएसए से स्टार्ट की गई थी। दशकीय जनगणना यूएसए से स्टार्ट की गई थी बेटा, ठीक है।
लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड क्लाइव जो था बेटा ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित है, बताइए चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता बेटा ये है चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। राजनीति से संबंधित किताब चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो किताब है ये किसके द्वारा रचित है? अर्थशास्त्र ये चाणक्य द्वारा रचित है और ये किसके है? राजनीति से रिलेटेड आ जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए पॉलिटिक्स या राजनीति से रिलेटेड कौन सी किताब है? तो आप बता सकते हैं ये आ जाती है कौन सी? अर्थशास्त्र आ जाती है बेटा। ठीक, कौन सी आ जाती है? अर्थशास्त्र आ जाती है। ठीक है, आपने किताब का नाम सुना होगा इंडिका। इंडिका ये किसकी किताब है? इंडिका आपकी मैगस्थनीज की किताब है। किसकी किताब है? मैगस्थनीज की किताब है इंडिका। मैगस्थनीज की किताब है आपकी इंडिका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइए? तो आप बता सकते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन 261 में किया गया था, आपको पहले से मालूम है। कलिंग युद्ध का वर्णन 261 में किया गया था और ये अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा है। इसके बारे में वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है बेटा। 13वें शिलालेख में अशोक के वर्णन किया गया है और वहां के जो कलिंग जो राजा हुआ करते थे खारवेल हुआ करते थे। वहां के राजा जो हुआ करते थे बेटा राजा खारवेल हुआ करते थे। और जब युद्ध हुआ था तो वहां के राजा बेटा नंदराज थे। जब युद्ध हुआ था वहां के बेटा राजा जो हुआ था नंदराज थे। ये गंगवंश से रिलेटेड थे। गंगवंशीय राजा नंदराज हुआ करते थे। कब? कलिंग युद्ध जब हुआ था उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, और शक संवत बेटा 78 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। ये आपको पहले से मालूम है शक संवत की शुरुआत। ठीक है, 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु बेटा 1707 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब जो था बेटा मुगल वंश का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। मुगल वंश का एक प्रतापी राजा कौन हुआ करता था? ये आपका औरंगजेब हुआ करता था और इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत के ग्रैंड ओल्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्डमैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्डमैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बेटा बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे? बताइए किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए थे? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने क्या कि आपके 2 होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। मतलब अप्रैल 1916 में आपकी किसके द्वारा? ये लोकमान्य तिलक के द्वारा। और सितंबर 1916 में आपका ये आपकी एनी बेसेंट के द्वारा क्या चालू किया गया था? इसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा आपका। किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट और माननीय लोकमान्य तिलक के। इनका मिलान करना है, निम्न का मिलान करना है, कौन किससे रिलेट करता है, कौन किसका संस्थापक है? तो बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक आप पहले से जानते हैं राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले हैं। बेटा इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए रख दिया गया है, तो आप बता सकते हैं सत्यशोधक समाज के कौन है? ज्योतिबा राव फूले हैं। तो आप देखिए डी का 5 नंबर है, इसमें भी है बेटा, इसमें भी है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका सी का 2 नंबर है, तो आपका देखो सी इसमें अकेला 2 इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बेटा ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको ऑप्शन देख के किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया
दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बता सकते हैं आप, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया था। महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में, ये जब भारत छोड़ो आंदोलन का चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था बेटा, उस समय करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, ये दिया था महात्मा गांधी ने। सरदार पटेल को बेटा लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। और सरदार पटेल की एक मूर्ति बनाई गई है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। और बेटा ये आपके अहमदाबाद के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। अहमदाबाद के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। कहां पर? साधु बेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी? बेटा जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव हुआ था, उस समय अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था, उस समय सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा ये चुनाव लड़ा गया था। इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी। लेकिन उस समय ये मान लीजिए महात्मा गांधी या अदरवाइज जो और नेता थे उनका मन नहीं था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये इस्तीफा दे दिया था। इसलिए यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कार्यकारिणी जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 1939 के समथिंग की बात है ये। इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। किसके? त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। किस संकट के नाम से बेटा? त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर, रावी नदी पर, चिनाव नदी पर या ब्यास नदी पर? इधर से देख लीजिए, आपकी ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आने थे, 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हो गए, 5 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आ जाएंगे। तो सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम पर, रावी पर, चिनाव पर या ब्यास पर? बताइए किस पर है? तो ये आपको बताइए, ये जो सलाल पन बिजली परियोजना है ये चिनाव नदी पर स्थित है। कहां से? चिनाव नदी पर स्थित है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बसंत विश्व होता है, बसंत विश्व बेटा 21 मार्च को होता है। बसंत विश्व 21 मार्च को होता है। देख लीजिए ग्लोब पर, देखिए ग्लोब पर देखिए, जो आपके 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है, ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है। इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और जब सूर्य की किरणें यहाँ पर ये सूर्य बना है, मान लीजिए इसकी किरणें इस पर लंबवत पड़ती हैं, तब 21 मार्च को बसंत विश्व होता है। 21 मार्च को बसंत विश्व होता है। कोई पूछ ले 21 मार्च को बसंत विश्व होता है तो जो सूर्य की किरणें होती हैं कहां पर लंबवत पड़ती हैं? तो आप बता सकते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर पर ये आपकी लंबवत दिखाई पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, तो बेटा राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से स्टार्ट की गई है। कहां से? राजस्थान के झुंझुनू जिले से, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई है। राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई है। कौन सी परियोजना? ये है खेतड़ी परियोजना है बेटा। ठीक है, खेतड़ी परियोजना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? तो आपने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। कहां पर है? असम में स्थित है। मध्य प्रदेश में बेटा आपने देखा होगा माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बहुत सारे जो पार्क है, जैसे भगवान से रिलेटेड कान्हा आ जाता है, माधव आ जाता है, माधव नेशनल पार्क है, ये सारे मध्य प्रदेश में आते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क ये आपका कहां पर आ जाता है? ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क आता है। और केरल में बेटा आपने सुना होगा पेरियार नेशनल पार्क के बारे में। पेरियार नेशनल पार्क ये आपका केरल में आ जाता है। बेटा अगर नेशनल पार्क का क्वेश्चन जैसे पूछा गया है तो आपके नेक्स्ट पेपर में जो आपका इस समय जो 15 या 16 को पेपर आएगा, तो मान लेना कि राष्ट्रीय उद्यान से जरूर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? बताइए, हिमालय नदी तंत्र, मैंने आपको बताया था हिमालय नदी तंत्र की नदियां कौन सी नदियां हैं हिमालय से जो निकलती हैं, बताइए कौन कौन सी हैं? तो आपको दिख रही होंगी, जो कावेरी और गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। कावेरी और गोदावरी नदी है बेटा, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। कहां की हैं? दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं। लेकिन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालयी नदियां हैं। ये कौन सी नदियां हैं? ये बेटा हिमालयी नदियां आ जाती हैं, दक्षिण भारत की नदियां आ जाती हैं, कावेरी और गोदावरी। और ये आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय नदी तंत्र की नदियां, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बेटा आपके ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इसी क्रम में जो आगे के क्वेश्चन है वो मैम के द्वारा कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू so much। हाय एवरीवन, तो जैसे कि हम यूपी ट्रिपल एससी का पेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है। देखते हैं इकोनॉमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। पहला जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 16 है और ये बात कर रहा है बैंक दर। बैंक दर के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे हम इंग्लिश में बैंक रेट भी कहते हैं। और आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं। साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है ये, या फिर अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, और इंग्लिश में भी आपका यहाँ पर दिख जाएगा कि इंटरेस्ट रेट है जो शेड्यूल बैंक्स चार्ज करती हैं, इंटरेस्ट रेट है जो मनी लेंडर्स चार्ज करते हैं, उसे हम बैंक दर कहते हैं, या फिर रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, या फिर जो हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो लाभ होता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा किसी भी कंट्री की। हिंदी में कह रहा है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, बिकॉज ये जो बैंक रेट होता है ये आपका सेंटर जो बैंक होता है, ठीक है, आरबीआई, ये केंद्रीय बैंक क्या करता है, जारी करता है उन बैंकों के अगेंस्ट में जो बैंक्स इससे एक तरह से उधार लेती हैं। ठीक है, तो समझ में आया। जो भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं और वो मेन सेंट्रल बैंक से अगर वो लोन लेती हैं तो वो भी तो कुछ इंटरेस्ट पे ही पैसा देगा ना, तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट क्या हो गया, समझ में आ गया कि जो आपकी केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक द्वारा चार्ज की जाने वाली जो ब्याज दर है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है यदि आरबीआई क्या कर दे, अपने नगद कोषानुपात को घटा दे, इस पे ध्यान देना है, तो साख सृजन पर क्या असर होगा, जो आपकी कैपिटल क्रेडिट होती है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। कह रहा है कि आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम CRR कहते हैं। व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन, तो फिर साख सृजन पर क्या अंतर पड़ जाएगा। नाउ मेरी बात आपको ध्यान से समझनी है सबसे पहले कि CRR क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कि कोई असर नहीं होगा, या फिर वो जो आपकी साख सृजन है या क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो जाएगी, या फिर क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो आरबीआई होती है, हर एक, सपोज होता है ना कि पापा आपके क्या करते हैं, आपको पूरा पैसा नहीं दे देते हैं। सपोज आपको 500 रुपये मिले कहीं से और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पास 300 रुपये रख लिए और 200 रुपये आपको खर्च करने के लिए दिए। तो ऐसे ही समझो आरबीआई जो है वो फादर है और वो क्या करता है कि अपने पास कुछ पैसा रिजर्व करके रख लेता है हर एक बैंक का, और वो जो पैसा रिजर्व करके रख लेता है उसे हम CRR कहते हैं। ठीक है, तो जो कैश रिजर्व रेशियो वही है कि आरबीआई के पास हर एक बैंक को अपना कुछ कैश जो है वो रिजर्व करके रखना पड़ता है, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अब कह ये रहा है कि आरबीआई अगर कैश रिजर्व रेशियो कम कर दे, अभी तक आपके पापा 300 रुपये अपने पास रखते थे तो आपको 200 रुपये मिलता था। अब अगर आपके पापा अगर अपने पास सिर्फ 200 रुपये रखें और आपको 300 रुपये देने लगे तो क्या हो जाएगा, आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया, तो आपके पास क्या हुआ, आपकी क्रेडिट जो क्रिएशन था वो क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सी जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आपकी साख सृजन है इट विल इंक्रीज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई इशू कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। बहुत ही ईजी सा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और
आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो लाभ अर्जित करना किसका होगा? पूंजीवादी का, समाजवादी का, मिश्रित का, या फिर वैश्विक का? तो हमारे पास इसका एक नॉर्मल सा जो अगर हम देखें इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट देखें अगर हम, तो यही होता है कि जो आपके कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पूंजीवाद होते हैं, पूंजीवादी लोग होते हैं, उनका ही काम होता है क्या? लाभ अर्जित करना। समाजवादी तो ध्यान देंगे कि आप सोशलिज्म थोड़ा सा रहे, इक्वालिटी रहे, प्रॉफिट ना भी मिले तो भी चल जाएगा। बट जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका हमेशा एक ही टारगेट रहता है कि हमें हमेशा प्रॉफिट अर्न करना है। मिश्रित में दोनों चीजें आ जाएंगी, कैपिटलिस्ट की भी और सोशलिस्ट की भी आ जाएंगी। एंड वैश्विक में तो आपका ग्लोबल लेवल पे हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? पूंजीवाद विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल है कि 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो भाई जितने भी आपके नोट होते हैं सब पर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपये का जो नोट होता है, उसमें वित्त सचिव, फाइनेंस जो है आपका, उसमें जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सबके वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का वित्त सचिव, उसके होते हैं। बाकी सब में आरबीआई के गवर्नर। और यहाँ पर पूछा क्या है? 100 रुपए के नोट का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई का गवर्नर। अगर 1 रुपए का पूछ दे तो क्या हो जाएगा? तो फिर जो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके जो वित्त सचिव है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आई? 1 रुपए में इनके साइन होते हैं 1 रुपए के नोट में, बाकी सब में आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। अगला सवाल है फेमा पर कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया है फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको कब बनाया गया था? 2000 में बनाया गया था। ये एक ऐसी एजेंसी है जो क्या करती है कि जितना भी आपका एक्सचेंज हो रहा है भारत के अंदर, ठीक है, या भारत के बाहर जो भी इस तरह की कंपनीज हैं और रुपयों का एक्सचेंज हो रहा है और उनके जो भी मालिक हैं वो भारतीय हैं, तो वो ये जो कंपनी है, ये जो एजेंसी है, ये उनके अगेंस्ट में या उनके लिए भी कार्य करती है, उन पे भी नज़र रखती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ये पहले किस नाम से थी? फेरा के नाम से थी। तो फेरा अब नहीं पूछेगा आपसे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो पहले इस नाम से थी, अब ये क्या है? वो फेमा के नाम से। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पॉलिटी के देख लेते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अब कॉमन सा एक क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची में से ये किसमें शामिल है या किसी में भी शामिल नहीं है? तो यहाँ पर बात हो रही है आपके पास कितनी? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अनुसूची 7 की, शेड्यूल 7 की बात हो रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको मैंने पढ़ाया भी है। तो ये आंसर किसका क्या हो जाएगा? राज्य सूची। स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, जैसे कि हमने पढ़ा था अनुसूची जो है 7, उसमें 3 अनुसूचियां आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी सूचियां आती हैं? सबसे पहले आपकी आ जाती है संघ सूची, दूसरी आ जाती है आपकी राज्य सूची और तीसरी आ जाती है संवर्ती सूची। इसमें वो वाले सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट नियम कानून बनाती है, इसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और इसमें आपके दोनों लोग मिलकर के काम करते हैं। कौन सी? कंकरेंट में। अब अच्छा, फिलहाल ये स्टेट लिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा होगा पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन को लेकर के हर राज्य के अपने अलग अलग नियम कानून होते हैं। अब स्टार्टिंग से ही देख ले कि हमारे पास ये जो है यूनियन लिस्ट, इसमें या संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करते थे। अब इन विषयों को थोड़ा सा बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 100 कर दिया गया है। वहीं अगर हम राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 66 विषय हुआ करते थे। अब इसमें कितने हैं? 61 विषय हो गए। और यहाँ पर हमारे पास 47 हुआ करते थे, अब इनका भी नंबर बढ़ करके 56 के आसपास हो गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्यों ध्यान रखनी? क्योंकि अभी हमें इससे अनुसूची से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए कि इसमें कितने चेंजेस हुए हैं, कौन सा किसमें शामिल हुआ है। संघ सूची में 97 से 100, यहाँ पे 47 से 52, यहाँ पे 66 से 61 हो गए। तो इसमें आपके कम हुए हैं, बाकी सब में क्या हो गए? बढ़े। इन दोनों में बढ़े हैं और राज्य सूची में कम हो गए हैं। तो याद रखना ये चीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था और इसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार में हम बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे यहाँ हम पढ़ते हैं किसमें? डीपीएसपी में। डीपीएसपी में हम पढ़ते हैं कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 40। कौन से वाले 3 पार्ट में हमने डिवाइड किए हुए अपने डीपीएसपी को? तो ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आ जाता है। किसमें आ जाता है? गांधीवादी विचारधारा, गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत ये आपका आ जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको कब शामिल किया गया था?
थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1992 में इसको शामिल किया गया था। राजस्थान का नागौर वॉज द फर्स्ट जिला जहां पर आपका इसको सबसे पहले राजस्थान का नागौर जिले में सबसे पहली बार पंचायत को शुरू किया गया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये किसके संबंध में या फिर इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया और एजुकेशन हमारे यहाँ वैसे भी एक मुद्दा रहता है। तो राइट टू एजुकेशन जो है आपका आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। बाद में कब जोड़ा गया था? बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान इसको जोड़ा गया था। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 2000 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। और आर्टिकल 21A के तहत हमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार दे दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 19 के अंदर हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है? उसके बाद आपका रेजिडेंस, कहीं भी आप बच सकते हैं। मूवमेंट का, पूरे भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं। और लास्ट में प्रोफेशन, कोई भी आप प्रोफेशन अपना सकते हैं, आपको बिल्कुल छूट है। 1 2 3 4 5 6 तो अनुच्छेद 19 में 6 तरह की फ्रीडम दी गई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा और इसी तरह से याद कर लीजिएगा। 29 और 30 में आपकी बात करता है कौन सा? माइनॉरिटी का सेक्शन, ठीक है। माइनॉरिटीज को कुछ छूट दी गई। तो ये सारा कुछ हमारा किससे रिलेटेड है भाई? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी आपके सिलेबस में साफ साफ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे आज हम प्रियम्बल या उद्देशिका के नाम से जानते हैं? वो पहले एज अ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे संविधान सभा में आया था। तो कौन लेकर के आया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.एन. राव, अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर या फिर बी.एन. राव। तो ये 4 ऑप्शन है और राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जे.एल. नेहरू इसको लेकर के आए थे। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रियम्बल इज द amendment of or the another format of which articles or the resolution। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही एक बदला हुआ रूप है, अमेंडमेंट फॉर्मेट है आपका प्रियम्बल। तो याद रखना आज का जो हमारा उद्देशिका है वो ये क्या है? यही है, ठीक है। आज की जो हमारी उद्देशिका है वो प्रियम्बल ही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू इसको लेकर के आए थे। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, तो ये आप याद रखिएगा। बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो आपकी प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे, ये बात याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने टोटल? 7 मेंबर्स थे। अगर आप इनके नाम याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इतना ही याद रखिए। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बी.एन. राव को क्या कहा जाता है? संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है, ये याद रखने वाली बात है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, लेकिन ये कौन थे? ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे। इसका आंसर बदल गया, जवाहरलाल नेहरू। बाकी ऑप्शन भी हमने देख लिया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अभी हमने अल्पसंख्यक की बात करी, माइनॉरिटी की बात करी, आर्टिकल मैंने 29 और 30 बताया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 21, 24, 29 और इनमें से कोई नहीं। अब मैंने अभी आपको जस्ट आंसर बताया ही था कि 29 और 30 में माइनॉरिटी से रिलेटेड बात करी गई है, तो 29 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये याद रखने वाली बात है। 21 में हमारा राइट टू लाइफ आ जाता है। क्या आ जाता है? राइट टू लाइफ, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। और 24 मैंने आपको याद कराया था, जब हम 23-24 साल की होते हैं, हमारे पास जॉब नहीं होती, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हमारा क्या होता है? शोषण। तो यहाँ से आप याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, ये दोनों इससे रिलेटेड हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से आपके क्या स्टार्ट है? यहाँ से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट है, जो बहुत ही इजी हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इजी सा क्वेश्चन है, हम सब ने साइंस पढ़ी है 8th क्लास तक, और उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमें नाभिक में मिलते हैं, हम सबको पता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ठोस चालक में जो धारा का प्रवाह कौन कराएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही कराएंगे, क्योंकि यही चारों तरफ घूम रहा। अगर हम किसी की भी संरचना देखें तो इस तरह से ही होती थी हमेशा,
यहाँ पर आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते थे और इलेक्ट्रॉन जो होते थे माइनस फॉर्मेट में यहाँ कहाँ चक्कर लगा रहे होते थे, होता था ना, इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहे होते थे हमेशा। तो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही बेसिकली क्या करते हैं, यही धारा प्रवाह करते हैं। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है। तो ये भी इजी सा है कि एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, या फिर एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर लिखी हुई है, निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, या एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या फिर हवाई जहाज की गति को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। सेम चीज यहाँ पर दी हुई है, तो एक बार आराम से अच्छे से पढ़ना है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। और अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊँ 9.46 इंटू 10⁻12, ठीक है, ये हम सब ने पढ़ा था ना, पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये हम सब ने पढ़ा था, किलोमीटर में इसकी वैल्यू इतनी होती है। फिलहाल ये जो है प्रकाश वर्ष होता है वो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ध्वनि द्वारा चली गई दूरी नहीं, क्योंकि आप जब ये दोनों सी और बी और सी पढ़ोगे तो फिर हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष में निर्वात पता है ना, वैक्यूम वाला एरिया जहां पर क्या होता है कि प्रकाश कितनी दूर चल पाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻12, अदरवाइज इसको हम 5.88 ट्रिलियन भी कहते हैं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सिलोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। अब हमें कुछ भी नहीं पता, अगर हम तो ये जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड ये तो सिंपल सा खाने वाला नमक होता है। ठीक है ना, इसको हम नॉर्मल साधारण नमक भी कहते हैं, NaCl साधारण नमक, तो ये हमारा हो जाएगा। अब बाकी अगर हम ब्लीचिंग पाउडर देखें तो नमक से ही अगर बन रहा है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, खाने वाला सोडा। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा और ये फॉर्मूला रट लें, क्योंकि हो सकता है इस बार के पेपर में इन्हीं में से कोई फॉर्मूला आपको दे दिया जाए और ऑप्शंस बदल दिए जाए। ठीक है, और जो आपका CaCl2 है ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इनके साधारण नाम भी पता होने चाहिए आपको और रासायनिक नाम भी पता होने चाहिए। कैल्शियम सल्फेट जो है ये आपका जिप्सम है। क्या है, जिप्सम। फॉर्मूला याद कर लें, जिप्सम सीमेंट, ठीक, याद रखे रहेगा। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 को हम क्या, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जिप्सम होता है। कैल्शियम ऑक्सिलोराइड CaOCl2 ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम कहते हैं NaHCO3 वो खाने वाला सोडा होता है। और हमारा सोडियम क्लोराइड हम सबको पता है नॉर्मल नमक, साधारण नमक होता है जो हम डेली खाते पीते रहते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है, तो ये आपको बताना। अच्छा, शुद्ध सोने की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड है। ठीक है, तो 24 कैरेट में 100% सोना होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 18 कैरेट, तो ये तो हम सब ने पढ़े हैं सवाल। ठीक है, 24 कैरेट पूरे का 18 का पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लो। 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा, फिर इसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 25, 75, 75% आपका क्या आ जाएगा, आपका 18 कैरेट सोने में 75% आपका खरा सोना होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कैसे हमने निकाला, हमें ये पता होता है कि 24 कैरेट सोना जो होता है, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो 100% सोना होता है। 24 कैरेट का सोना 100% सोना कहा जाता है। तो हमें 24 कैरेट की वैल्यू 100% है, 1 कैरेट की नहीं हम लोग करते थे वाले क्वेश्चंस, यूनिटरी मेथड वाले, सेम वही। और इतना तो आपको मैम ने पढ़ाया होगा तो आसानी से निकाल लोगे। 75% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संतरे में बहुतायत में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब सिंपल सा है कि अगर हम देखें संतरे में, तो संतरा होता है खट्टा भैया, तो यहाँ पर हम क्या विटामिन सी के साथ जाएंगे। तो संतरे में हमारा क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। क्यों, संतरा होता है खट्टा इसलिए। और विटामिन सी का अगर हम रासायनिक नाम देखें तो क्या कहते हैं उसको, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस तरह के ही, एस्कॉर्बिक एसिड।
इसके बाद अगर हम विटामिन ए का देखें तो विटामिन ए का हमारा रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं हमें? विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से जैसे आपने देखा होगा बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है, सूखा रोग हो जाता है। वहीं अगर हम विटामिन ए की कमी से देखें तो जितने भी आंखों वाले रोग होते हैं, और रेटिना होता है आंखों में, तो मुझे हमेशा याद रहता है कि रेटिनॉल से आंखों में रोग हो जाता है। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, फटाफट से कमेंट करके बताना। यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो अभी हम जनरल अवेयरनेस वाला भी पार्ट देखेंगे। सी यू सून। हेलो बच्चों, मैथ का स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें इसमें करेंगे क्या। अगर आप यहाँ पे वैल्यू अगर अलग अलग इसको डिवाइड करते हैं बेटा, रूट x अपॉन रूट 196 इक्वल विथ 72 अपॉन 56। आप देखेंगे बेटा रूट x अपॉन रूट 196 इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 14 इक्वल 72 अपॉन 56 बेटा। दिस विल बी कैंसिल आउट बेटा 4 टाइम्स। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये कितना बार जाता है? 18 बेटा। तो यहाँ पे रूट x इज इक्वल टू 18, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? रूट हटाएंगे दोनों तरफ से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 18 स्क्वायर, और 18 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 324। तो आंसर इज द राइट बेटा, सी नंबर द राइट। ओके बेटा देखो, ये आपका क्वेश्चन जो दिया है इस फॉर्मेट में दिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक बार होता है बेटा प्लस में, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बेटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए प्लस बी। अगर आपके पास ए प्लस बी बचा, आप ले सकते हैं यहाँ पे 885। ए बराबर हो जाएगा 885 और बी की वैल्यू हो जाएगा 115। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 885 प्लस 115, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1000। तो दिस विल बी आंसर डी बेटा। ओके, रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा बेटा रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास a माइनस बी। ओके, होल स्क्वायर, तो इट मीन्स बेटा रूट 5 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन, देखिए ये आपका लिखा है बेटा 1 टाइम्स प्लस में 1 टाइम्स माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो रूट 5 इंटू रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा बेटा 5, और रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3। तो माइनस कितना आ जाएगा बेटा 2, तो ये वैल्यू इधर कितना मिल जाएगा बेटा 2। तो रूट 5 माइनस रूट 3 को स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये वैल्यू आपके पास बनेगा, तो 5 स्क्वायर इट मीन्स बेटा 5 प्लस रूट 3 स्क्वायर 3 माइनस का 15 2 रूट 15 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस का 2 रूट 15 अपॉन 2। कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेटा 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस का रूट 15 बेटा। राइट आंसर बी। ओके, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र कितना है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में 4 खिलाड़ी दे रहे हैं, तो A B C D। अगर 4 खिलाड़ी दे रहे हैं तो यहाँ पे जो एवरेज आपका एज दिया है वो आपका दिया 18.5 दे रहे हैं। अगर इनकी हम कुल एज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा टोटल एज। टोटल एज, तो टोटल एज कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ द बेटा कितने आपके पास 4, और यहाँ पे कितना बेटा एवरेज आपके पास है 18.5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.5, ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 74 ईयर्स।
तो कुल जो आयु हमारे पास निकला 4 खिलाड़ियों की, वो निकला 74 वर्ष। अगर एक व्यक्ति और शामिल हो रहा है, एक व्यक्ति का मतलब यहाँ पे कह रहे कोच को शामिल कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ द पर्सन हो जाएंगे यहाँ पे कितना बेटा 5। तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस का E बेटा। तो जो आपका जो नया पर्सन जो इसमें ऐड होगा वो आपका कोच है। तो कह रहे कोच की आयु निकालना हमें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ द पर्सन कितने हो जाएंगे बेटा 5। तो 5 का जो यहाँ पे कह रहे हैं कि 20, अगर इसकी औसत में 20% की वृद्धि होती है, तो हमारे हिसाब से पहले औसत आपके पास कितना दिया बेटा 18.5। अगर 18.5 ये स्टार्टिंग बेटा आपका एवरेज दिया है, अगर इसमें 20% की वृद्धि होगी, तो 20% की वृद्धि का मीन से बेटा 18.5 मल्टीप्लाई 20/100। इसको काटेंगे बेटा, तो इसको काटेंगे 5 बार, इस कटेगा बेटा तो कितना आ जाएगा बेटा 5 3 जा 30, 15 5 7 जा, तो ये आ जाएगा 33.7 आपका 3.7। स्टार्टिंग में आपके एवरेज कितना दिया था 18.5, बढ़ कितना गया आपका 3.7, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 3.7 बढ़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 18.5 और 3.7। ओके 22.2 बेटा, तो ये जो एवरेज एज हो जाएगी 22 कितना आ जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो ये एवरेज एज जो निकली 22.2, ये आपका निकला बेटा 5 लोगों की यार। अगर 5 लोगों की जो एवरेज आयु निकली वो 22.2 है, तो यहाँ पे टोटल एज निकालेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो 22.2 इंटू 5, तो ये वैल्यू निकलेगा बेटा आपके पास 22.2 इंटू 5 बेटा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 111। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा बेटा कितना 111 बेटा। तो 5 व्यक्तियों की कुल आयु है 111, जबकि 4 व्यक्तियों की कुल आयु कितना है बेटा 74। अब ये जो 4 व्यक्ति इनकी आयु टोटल आयु थी 74, जबकि एक इसमें सम्मिलित हो रहा है, ये जो सम्मिलित हो रहा है यही हमारा क्या यहाँ पे कोच है। तो कोच की आयु बताना था बेटा, तो कोच की आयु कैसे निकलेगा, तो स्टार्टिंग में बेटा 5 की कुल आयु कितना बेटा 111 माइनस कितना कर देंगे 74, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितना बेटा 37 इज द राइट आंसर। तो देखिए पीटी एग्जाम में जो हिंदी आई थी उस हिंदी के देखिएगा क्वेश्चन कैसे होते हैं, और आप ये देखेंगे बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे 36 नंबर, एकल का विलोम शब्द पूछ रहा है कि एकल का विलोम शब्द क्या होगा। तो हमें पता है कि एकल का विलोम शब्द होता है बहुल, ठीक है। उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा, पर्याप्त का अपर्याप्त हो जाएगा, ठीक है ना, और अकेला का बहुत हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। दर्प की अगर ये बात कर रहा है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो दर्प का मतलब होता है अहंकार। बात क्लियर हो गई ना, कि दर्प का पर्यायवाची अगर पूछेगा तो अहंकार हो जाएगा इसका आंसर। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। जैसा कि हम बराबर आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यही सब आने और इसी तरीके के बहुत आसान आने। आप देखिएगा कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिएगा, तो मन को हरने वाला होता है मनोहर, ठीक है। और मनोहर में क्या है, विसर्ग संधि है, मनः प्लस हर, मनोहर, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है इस तरीके से। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। गागर में सागर भरना, इतना मतलब सिंपल मुहावरा है कि ऐसा मुहावरा शायद अब की बार इतना सिंपल पेपर ना मिले आपको पीटी का जितना पिछली बार था, लोगों ने बहुत स्कोर किए थे। गागर में सागर भरना, गागर का मतलब क्या होता है, मटकी होती है और सागर इतना बड़ा होता है, तो उस मटकी के अंदर सागर को भर देना, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, उसे कहते हैं गागर में सागर भरना। तो ये बी आंसर इसका हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ठीक है, वर्तनी संबंधी क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। महत्वाकांक्षा, 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 ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा महत्वाकांक्षा, ठीक। कभी कभी और डीप कर देगा तो क्या करेगा, इस वाले ता के साथ में ये आधा ता जो है वो नहीं लगाता, वो भी गलती होती है। ये बिल्कुल सही है, यहीं से गलतियां बनती हैं। बाकी तो हमें पता है कि महत्वाकांक्षा कोई नहीं लगाएगा, महत्वाकांक्षा कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब अभी कभी आधा ता अगर ना देना तो वो भी गलती ही है। पूरी तरीके से शुद्ध शब्द जो है वो यही है।
ठीक है, तो ये हो गया। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूस्टाइड डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। तो आप देख पा रहे होंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट पेपर का 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पेपर 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट मैं अपने सेशन की तरफ आ जाता हूं जो कि इंग्लिश का है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ईजी होता है। जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपने अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस की होगी तो कहीं भी बाहर पेपर जाने वाला नहीं है। पैसेज करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं, बहुत ईजी आएगा पैसेज आपका। पैसेज सबसे पहले यह समझना जरूरी होगा कि किस टोन में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि क्या टोन है उस पैसेज की। और पैसेज का जो एक जनरल आइडिया है वो लेने के लिए आपको सबसे पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा है अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है, नेहरू एंजॉयड, नेहरू जी किसको एंजॉय करते थे, और क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट से पंडित जी का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फटाफट आते हैं अपने बात करते हैं पैसेज में। देखते हैं नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी, बहुत मैनी साइडेड पर्सनालिटी थे। He enjoyed reading, writing books as much as he enjoyed fighting political and social events or restricting tyranny। मतलब ये हमारे दिमाग में आ रहा है कि many sided का मतलब होता है a person having varied interest। मतलब कहीं ना कहीं देखिए उनका रीडिंग में भी है, राइटिंग में भी है, पॉलिटिकल में भी है, हर जगह उनका इंटरेस्ट है, मतलब हो गया मैनी साइडेड पर्सनालिटी। पंडित नेहरू एंजॉयड, वो क्या एंजॉय करते थे, रीडिंग, राइटिंग, फाइटिंग पॉलिटिकल, ये आपके सामने लिखा है रेसिस्टिंग टाइरानी। तो ये तीनों बातें यहां पर दिखी, तो किसी एक को आप नहीं कह सकते, आप कह देंगे डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। तो आपको ध्यान रखना होगा, केवल रीडिंग देखा खट से आंसर कर दिया नहीं, पहले आप जस्ट समझिए तो उस बात का वो कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन। तीनों ही बातें कहीं ना कहीं उनके क्वालिटी में ऐड हो रही हैं। तो अगर तीनों ही तीनों उनकी क्वालिटी है, तीनों ही तीनों उनका एट्रीब्यूट है, तो आपको लिखना पड़ेगा डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। बात करते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। इन हिम साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। देखो उनके अंदर साइंटिस्ट और ह्यूमनिस्ट माने साइंस और ह्यूमनिज्म, तो आपके सामने जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो और ह्यूमनिज्म है वो दोनों उनके परफेक्ट बैलेंस में थे, मतलब इक्वली थे। तो यहीं से बात समझ में आ रही है कि ह्यूमनिज्म मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस, नो, साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म, नो, साइंस एंड ह्यूमनिज्म इक्वली इंपॉर्टेंट, यस, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनमें दोनों ही क्वालिटी बराबर परफेक्ट बैलेंस में, यहीं से क्लू मिल जाता है। बाकी अगर आप आगे भी पढ़ेंगे ना, व्हाइल ही केप्ट लुकिंग सोशल प्रॉब्लम, तो सोशल प्रॉब्लम होती थी तो भी वो हमेशा याद रखे जाएंगे, ही नेवर फॉरगेट दैट, एज अ साइंटिस्ट नहीं भूला जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं वो मिल रहा है कि साइंस और ह्यूमनिज्म दोनों उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये रहा पैसेज। बात करते हैं आगे, सिनोनिम फॉर द फेमस। फेमस क्या होता है? फेमस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फेमस है। तो पॉपुलर देखिए अपने आप आ गया। ऑफुल माने आपको मालूम है कि नेगेटिव दे रहा है, ऑफुल है बहुत ज्यादा बेकार है। स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस याद आना चाहिए। पुअर माने गरीब। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिससे आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार हम लोग पेपर देने जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट बैग लेके जाते हैं जिसके अंदर हमारे एडमिट कार्ड, पेन्स वगैरह रखे होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंस के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके मतलब इस्तेमाल करेंगे ओपेक, ठीक है, लिमिटेड, क्लियर या ऑब्वियस नहीं। तो ये आज का हमारा जो मॉक था जिसमें हमने अपने इंग्लिश का सेशन को पूरा कर लिया है। अब आप आगे के सेशन को देखिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपके पास दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखें आपके पास दिया है ऑर्निथोलॉजिस्ट। बेटा ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपका पक्षी के संबंध में जो स्टडी करते हैं, जिसका जो संबंध है बेटा वर्ड से, जो स्टडी करता है वर्ड के बेटा। इसके बाद फिर दे रहे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो वो व्यक्ति होता है जो मानव विज्ञान की स्टडी करता है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे कौन सा बेटा? मानव बेटा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं जो मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानव। तो सी द राइट हेयर। तो उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ए में दिया दही, और बी में दे रहे हैं मक्खन, और सी में कह रहे हैं तेल, और इसमें कह रहे हैं पनीर। बेटा आप जान रहे हैं बेटा दही, मक्खन और पनीर ये आपके सब दूध से बनने वाले हैं, तो आपको कह रहे हैं कि मेल नहीं रखता है। तो बेटा तेल एक ऐसा ऑयल एक ऐसा है जो इन सबसे किसी से रिलेटिव नहीं है बेटा। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा सी। ओके, आगे देखें, इसमें कोई कोड भाषा दिया, प्रोडक्शन को ये लिखा जा रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि ओरिएंटेशन को क्या लिखा जा रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से ही चेक कर लो तो यहाँ पे दे रहे हैं कि पी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा क्यू से। तो पी क्यू बेटा +1 की वृद्धि हो रही है। ओके, और इसके बाद आर दिया, आर यहाँ पे दिया, क्यू दिया। तो इसका मतलब क्यू के बाद आर आता है तो माइनस कितना बेटा? -1 हो रहा है। एक और देख ले रहे हैं बेटा,
तो PRO दिया, O से एक +1 होगा तो बेटा क्या आ जाएगा, O के बाद P आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दे रहे हैं D, और D -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा C। इसका मतलब ये जो सीरीज चल रही है +1 -1 +1 -1, क्लियर है। तो ये जो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्यों भाई। इसके बाद देखो S वाला भी नहीं होगा। अब इसमें हम देखेंगे 4 तक बेटा, 5 तक तो सब सेम है, 5 तक इधर भी सेम है बेटा। तो U जो V आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, U आ रहा है, ये आ रहा है 6वें नंबर में। तो 6वें नंबर का मतलब होता है बेटा 1 2 3 4 5 6 बेटा। C के इधर दिया C आपका, और इधर आपके पास दिया यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5 6 बेटा, यहाँ पे दे रहे हैं E दे रहे हैं। तो C से कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे +2 बढ़ रहा है, इसका मतलब +2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना बेटा। अब इधर भी चेक करेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 बेटा, T से +2 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा बेटा TUV बेटा। तो आंसर कितना आ जाएगा A, ओके, A इज द राइट आंसर, ओके। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो ये तो ब्लड रिलेशन का है, तो आपका यहाँ पे कह रहे या तो बुआ से होगा, या तो भतीजी से होगा, या तो माँ से होगा, चचेरी बहन होगा बेटा। कह रहे रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो रीता किस प्रकार संबंधित हो जाएगी बेटा, बुआ से। बुआ मौसी हो जाएगा बेटा, बुआ मौसी, ओके। तो मौसी ऑप्शन है नहीं बेटा, तो बुआ इज द राइट आंसर, ओके, यस। आगे देखें बेटा, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, अगर कोई भी ईयर दिया जिसमें 25 अगस्त को गुरुवार है, तो 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या बताना है। तो सोमवार की संख्या बताना आपको बेटा। तो ये वैल्यू आपका दिया, देखो अगर 25 अगस्त के बेटा गुरुवार है तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही बेटा, +4, तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बेटा 29। अब टोटल नंबर ऑफ द डेज कितना निकला बेटा 29। अब आपको गुरुवार कह रहे कि कितने सोमवार होगा बेटा, तो 1 सप्ताह में कितने डे बेटा 7, तो 7 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 22, एक सोमवार तो ये निकला बेटा। इसके बाद 22 से 7 करेंगे बेटा 15, एक सोमवार ये निकलना। फिर 15 से 7 करेंगे 8, एक सोमवार ये निकलना बेटा, ठीक है। इसके बाद एक बार और करेंगे तो 8 माइनस कितना आ जाएगा 7, तो एक ये बच रहा ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा सोमवार। तो काउंट करेंगे कितने सोमवार है, तो 1 2 3 4 बेटा, और स्टार्टिंग में आपके पास दिया ही था, तो कितना हो जाएगा टोटल बेटा 5। तो आंसर कितना आ जाएगा C, ओके। अब जनरल अवेयरनेस वाले कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं उनको भी। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो एक एक चीज मैंने इसमें पढ़ाई, आपको सेपरेट चैप्टर्स विद डिटेल पढ़ाए थे, तो आप जाकर के उन वीडियोस को अगर रिवाइज करना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ नेपाल की बात करी जा रही है, तो 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करते हैं कौन कौन से हो जाएंगे, तो यूपी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और आपका एक और बचता है इसके साथ सिक्किम, ठीक है। तो ये आपके कुछ हैं स्टेट्स जो आपके क्या हो जाएंगे कि 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम इसको ऐसे तो हमने देख लिया, मैप पे भी देख लेते हैं। पूछ रहा था नेपाल का, तो नेपाल का एरिया क्या है, ये है नेपाल का एरिया। ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, यहाँ पर ये वाला एरिया, 4th आप सिक्किम देख लेंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, तो ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा येलो वाला, ये यहाँ पर टच करता है, इसलिए वेस्ट बंगाल भी इससे टच होता है। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर उसमें नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपका वेस्ट बंगाल वाला पार्ट हो गया, और ये आपका सिक्किम वाला पार्ट हो गया। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। भाई हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि चाइना की बीजिंग हो जाती है, दिल्ली तो भैया इंडिया की हो जाती है, ठीक है, और ढाका आपकी किसकी, बांग्लादेश की हो जाती है, ठीक। जब हमने सबका देख लिया तो हमें एक ऑप्शन बचता है सैन जोस, ये आपकी किसकी हो जाएगी, कोस्टा रिका की हो जाएगी। बस ये आपको बताना था। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या हो सकती है।
तमिल है, ग्रेट अंडमानी है, मलयालम है या फिर सिंगला है। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि सिंगला जो है वो किसकी भाषा है? सिंगला जो है ये हमने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। सब कुछ कैसा पढ़ा है? क्योंकि हमने एक एक चीज़ को कवर किया था, सारी चीज़ें कवर की थी। तो आप इसको बताइए कि सिंगला किसकी है? अंडमान के लोग बोलेंगे, तमिलनाडु के लोग बोलेंगे, यहाँ पर लक्षद्वीप की क्या हो जाएगी? मलयालम हो जाएगी। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। अब लक्षद्वीप हमें पता है किस तरफ है, ये हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये आपका अगर हम देखें कि इंडिया का प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ पर आपका इस तरफ ये, और ये कौन सा आपका? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में आपका क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप है। और अगर हम इस तरफ की बात करते हैं, यहाँ पर आपके क्या है? अंडमान एंड निकोबार है। और इस एरिया को बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। सिंगला जो है कहाँ की भाषा है? फटाफट से कमेंट करके बताना, हमने सब पढ़ा है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के अधिकतम संख्या पूछिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 530, 540, 550 या फिर 552। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 552 हो जाएगा। ठीक है, 552 हो जाएगा। क्यों 552 हो जाएगा? क्योंकि पहले तो हमारी ये जो दो लोग हैं इनको क्या किया जाता था? नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है, नॉमिनेट किया जाता था अकॉर्डिंग टू, कौन नॉमिनेट करता था? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। ठीक, 2026 तक इन सीटों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, ऐसा अमेंडमेंट द्वारा डिसाइड किया गया था। तो अभी 2026 आया नहीं है। और ये जो नॉमिनेशन वाला सीन था ये 2020 तक था। ठीक, तो 2020 में ये नॉमिनेशन वाला सीन खत्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? अधिकतम संख्या हो कितनी सकती है? तो 552 ही हो सकती है। इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जो आप दो नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियंस, वो प्रोसीजर खत्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी प्रोसीजर 2020 तक ही था, वो खत्म कर दिया गया है। फिर भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो तो 552 ही है। क्यों? क्योंकि आपका 2026 तक सीट ना बदले जाने की जो है वो 2001 में अमेंडमेंट होता है, उसमें एक आ जाता है कि 2026 तक जो है सीटें जो है वो फिक्स रहेंगी। 2026 में इन सीटों का फिर से कम ज़्यादा या जो भी डिलिमिटेशन है वो किया जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। अभी हमने रिसेंट में सेलिब्रेट भी किया हिंदी दिवस, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, हमने इसको और किस तरह से पढ़ा था? ये एक हमारी क्रोनोलॉजी थी कि 5 तारीख को टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, हम सबको पता होता है। तो हमने क्या, 5 तारीख को एक शिक्षक आते हैं, वो 3 दिन में पूरे क्या कर देते हैं? पूरी दुनिया को लिटरेट कर देते हैं, पढ़ा लिखा देते हैं, साक्षर कर देते हैं। ये हमने पढ़ा था, याद कराया था आपको ट्रिक से। और साक्षर होने के बाद क्या होता है कि हम यहाँ पर कितना जोड़ दें? 8 और 7 6। ठीक है, 6। तो ये क्या हो जाएंगे आपके कि 14 सितंबर को हिंदी, ये साक्षर होने के बाद हिंदी बोलना सीख जाते हैं एक ही दिन में। फिर हम इसमें एक ऐड करते हैं तो ये इंजीनियर बन जाता है, और इंजीनियर बनने के बाद ये एक दिन बाद ओजोन लेयर की खोज कर देता है। ठीक, तो ये आपको कैसे याद रखना है? कैसे याद रहेगा? ये इसी सीक्वेंस में आपको याद कराया गया था। अब इनको हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं कि एक टीचर आते हैं 5 तारीख को, 3 दिन वो पढ़ाते हैं और 3 दिन पढ़ा करके पूरे विश्व को साक्षर बना देते हैं। साक्षर बनाने के 6 दिनों बाद वो बच्चे क्या होते हैं? हिंदी लिखने लग जाते हैं। और हिंदी लिखने के जब 6 दिन जोड़ दो इसमें, ठीक है, 8 में अगर हम 6 जोड़ेंगे क्या आएगा? 14 सितंबर। अब 14 तारीख को हिंदी लिखने लग गए, तो लिखने के बाद एक दिन बाद वो क्या बन गए? इंजीनियर बन गए। इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने एक दिन बाद में ओजोन लेयर की खोज कर दी। तो ये सारी चीजें हमारी याद रखने वाली थी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का फुल फॉर्म बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए ये ग्रुप बनाया गया है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें पूछा गया कौन सा सदस्य नहीं है। तो जितने भी भारत के जो हमारे हम आपके पड़ोसी देश पढ़ते हैं वो सारे के सारे इसमें हो जाते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो आपको कौन सा देश सदस्य नहीं है? अगर आप इसको बहुत अच्छे से कभी भी भूलना नहीं चाहते हो तो इसे क्या करो, मैप पे देख लो। और मैप पे आप जैसे ही देखोगे बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखो सारे के सारे देशों के नाम दिए हुए हैं। अफगानिस्तान को हम काउंट करते हैं, पाकिस्तान को नीबर में काउंट करते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, श्रीलंका 7 हो गया, मालदीव्स, ठीक है,
और हमारा इसमें क्या एक बचा, खुद इंडिया, तो इंडिया हो गया 8। तो हमारे 8 देश हैं, इसमें ये पता होना चाहिए म्यांमार नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन में म्यांमार था, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ये याद रखना है कि कितने देश सदस्य हैं। जब आप ये याद रखोगे कितने देश सदस्य हैं तो अपने आप एलिमिनेट कर लोगे कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो सारे हैं म्यांमार को छोड़ करके। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपका मालदीव्स, श्रीलंका, ये सारे जो आपके 2 वाटर बॉडीज में हमारे क्या है, 2 हमारे वाटर बॉडी वाले जो शेयर करते हैं, वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, वो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें हम श्रीलंका और मालदीव्स को काउंट करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये शामिल है शार्क में। बाकी हमारे लैंड बाउंड्री वाले सारे शामिल हैं और अब म्यांमार शामिल नहीं है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका और मालदीव्स और इंडिया, ये सारे के सारे जो हैं ये याद रखिएगा, ठीक। तो अच्छे से आपको ये बताना याद होना चाहिए। शार्क का हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर आपका काठमांडू में। ये बना कब था, फाउंड कब किया गया था, तो ये ढाका में बना था 1885 में। ये तो शायद ना पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेशन ढाका बांग्लादेश में हुआ था और हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम, आपके सिलेबस में एक अलग से पार्ट दिया हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। तो ये आपका एक पार्ट उसका हो सकता है, इसलिए ये अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल देख लेते हैं निम्नलिखित, और फुल फॉर्म भी है, ठीक, फुल फॉर्म भी पूछे। देखो पिछली बार फेमा का पूछा था, हो सकता है इस बार शार्क का पूछ दे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये आपका यूनेस्को का हिस्सा है कि नहीं है, तो यूनेस्को में भी शामिल है ये, ठीक है, यूनेस्को में भी शामिल है। अब अजंता और एलोरा 2 अलग अलग गुफाएं हैं, ठीक। अजंता एलोरा की गुफाएं, एक में आपके सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म के बारे में, और दूसरी जो है बौद्ध, जैन और आपका वैष्णव धर्म के बारे में। अगला सवाल, ओणम किस भारतीय राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम के बारे में बताना है, तो आपके जो फेस्टिवल्स छोटे छोटे होते हैं तो ये हमें पता होने चाहिए, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया जनरल अवेयरनेस में। आपका इस सब कुछ सिलेबस में हमने कवर कराया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका कि ओणम जो है कहाँ पर मनाया जाता है। अब अगर हम असम की बात करें, असम में बिहू हो जाता है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में आपका पोंगल हो जाता है ना, हम सबने ये बचपन से ही पढ़ा हुआ है। तमिलनाडु का आपका पोंगल हो जाता है, ओणम आपका केरल का हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार आपका ओणम पूछा था, जो केरल सही आंसर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है अगली बार आपका क्या पूछ दे, बिहू पूछ दे या पोंगल पूछ दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा, बुध। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पास में मरकरी हो जाएगा, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो सबसे पास में क्या है, मरकरी, जिसे हम क्या कहते हैं, बुध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका शुक्र आ जाता है, जिसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि इसका साइज दोनों का एक जैसा ही लगता है, इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थ की बहन किसको कहा था, वीनस को, तो यह आपका पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी के बाद आपका मंगल आ जाता है। तो इनका सीक्वेंस ही पता होना चाहिए, और इनको हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स। और फिर ये आपके आउटर प्लैनेट्स में आ जाते हैं, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, फिर शनि और अरुण, वरुण। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। इसी तरह से प्लूटो जो है अब डॉर्फ प्लैनेट है, प्लैनेट में काउंट नहीं होता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर। सीवी रमन का जो बर्थडे होता है वो हम एज अ साइंस डे के रूप में मनाते हैं। कब होता है मैंने पढ़ाया है, आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? गीतांजलि इन्होंने लिखा था, इसके लिए मिला था इनको, ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा नाम की उपाधि दी थी, ठीक है। महात्मा जो है, महात्मा गांधी को जो महात्मा कहा जाता है वो किसने उपाधि दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आपके क्वेश्चंस जो है वो हिंदी के स्टार्ट हो जाते हैं, जो आप कंटिन्यू सीरीज में देखेंगे। थैंक यू। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित 71 से 75 तक के उत्तर चुनिएगा, ठीक है ना। यानी कि 71 से 75 तक जो क्वेश्चन होंगे वो ये जो गद्यांश आपके सामने दिया हुआ है, जो पैसेज आपके सामने दिया हुआ है, इसी में से उसके आंसर निकलेंगे। बात क्लियर है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया, ठीक। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए, ठीक है।
हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास इसे हटा दीजिए। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हो। देखिए कुछ भी अगर थोड़ा अलग दिखता है ना तो उसमें आप निशान लगाते चलिएगा। उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव हो सकेगी। तो हमें क्या करना होता है कि पहले पैराग्राफ को हमें कई बार पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद जो चीजें हमें थोड़ी सी अजीब लगे, कुछ शब्द हमें नए लगे, कुछ हमें ऐसा लगे कि इस पे आधारित क्वेश्चन में पूछ सकता है आगे, तो हमें उसमें अपने आप अंडरलाइन कर लेनी होती है सबसे पहले, ठीक है ना। 2 बार कम से कम आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है। फिर आप क्वेश्चन देखेंगे उसका, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। आप देखिएगा, मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो शांति की अगर बात हो रही है तो अभी पीछे है कि युद्ध नहीं करना है, शांति रखना है, तो इसका मतलब क्या है, मानव जाति के विकास के लिए। तो 71 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानव जाति के विकास के लिए, ठीक है ना। जब आप पैराग्राफ इसे बार बार पढ़ेंगे तो इनमें से आंसर निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, आपके सामने है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, सबसे आवश्यक क्या है, हिंसा और भय। तो भय तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। तो देखिए अहिंसा और प्रेम सबसे ज्यादा आवश्यक है, और जो पैराग्राफ जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से इसका आंसर तो यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, सत्य पालन के द्वारा, मौन पालन के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, भय के द्वारा, ठीक है। तो पैराग्राफ पे आधारित अगर हम आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा अहिंसा के द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, ठीक है ना, धन और वैभव, धन और सम्मान, आध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा, और अगर पैराग्राफ पे अगर आप नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट इसे कर रहे हैं, तब भी आप देखें केवल धन, वैभव या पूजा पाठ, अध्यात्म, उपासना, ये केवल स्वर्णिम युग के नहीं हो सकते, ठीक है ना। उसके लिए शांति, सुख और रचनात्मक कार्य भी बहुत आवश्यक है। तो ये हमारा आंसर इस पैराग्राफ का हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। 75 नंबर देखते हैं, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय बताना है, ठीक है ना। नितांत शब्द एक दिया हुआ है कि पर्याय यानी कि इसका अर्थ क्या है, नितांत का अर्थ है क्या, ठीक है। तो भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न। अब मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं कि ये काम नितांत आवश्यक है, ठीक है ना। नितांत आवश्यक का मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है ये कार्य, ठीक। आई ना बात समझ में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इसका आंसर। नितांत का मतलब हो जाएगा बिल्कुल। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। एक पैराग्राफ आपके सामने और है, इसे आप और देख लीजिए। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है, ठीक है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेय से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, विद्युत ने उसे आलोकित किया है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं अभी इतना। उष्णता और शीतलता दी है। बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे उपलब्ध हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके, देखिए एक नया शब्द हमको मिला, हस्तामलक,
ठीक है ना। हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। पैराग्राफ को हमें महसूस करते हुए पढ़ना है और थोड़ा समय हमें उसे देना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हिंदी है, पैराग्राफ है तो ये बिल्कुल पक्के नंबर है। अगर आपने जरा भी उसे इग्नोर किया, जरा भी उसे हल्के में लिया तो क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा पैराग्राफ में, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है मनुष्य। ठीक है ना, इसीलिए विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किस चीज से? संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट और औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारणा से और प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से मनुष्य को मुक्ति मिली है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के कारण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियां, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो पैराग्राफ में सीधी सीधी लाइन आपको दी गई है कि यातायात एवं संचार साधनों के विकास होने के कारण विश्व हमें पूरा परिवारवत लगने लगा है। हस्तामलक, देखिए इसमें हमने निशान लगाया था इस शब्द में। हस्तामलक शब्द अभिप्रेत है, ठीक है ना, यानी कि इसका अर्थ क्या है हस्तामलक का? तो सबसे पहले आप ये देखिए, छोटी सी चीज एक बता देते हैं कि हस्त प्लस आमलक, ठीक है। हस्त क्या होता है? हस्त का मतलब होता है हाथ, और आमलक जो है आंवला का तत्सम है, आंवला, ठीक है। जो आंवला होता है ना, आंवला तद्भव शब्द है और आमलक उसका तत्सम शब्द है। बात आई है समझ में? तो हस्त आमलक यानी कि हाथ में आंवला होना। अब देखो आंवला वाला कौन सा है? पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह, स्पष्ट और अनायास बोधगम, अस्पष्ट परंतु, तो पास में रखे आंवले की तरह। देखिए दो कर दिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हस्त माने हाथ होता है और हस्ती माने हाथी होता है। बात आई ना समझ में? ये हमें क्लियर रखना है। हस्त और हस्ती समानार्थी शब्द जो हो गए, ठीक है ना। तो हस्ती का मतलब हाथी होता है और हस्त का मतलब हाथ होता है। तो पास में रखे आंवले की तरह, यानी कि हाथ में अगर आंवला है तो इसका मतलब क्या होता है? पास में ही आंवला होगा वो। तो ये हमारा आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोई शब्द अगर हमें समझ में ना आए तो उसका बार बार हम वाक्य प्रयोग में पढ़ें उसे, जो जहां पे जिस जगह दिया गया है पैराग्राफ में उसे पढ़ के देखें, वहां से आधा अर्थ हमें निकल के आ जाएगा। और अगर कोई ऐसा शब्द अगर आपको दिख रहा है कि आप उसका विच्छेद कर सकते हैं तो उसका विच्छेद भी करें वहां पे, तब जाके आप बिल्कुल सॉलिड नंबर वहां पे मार पाएंगे। अंतिम क्वेश्चन है पैराग्राफ का, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है? ठीक है, परंपरागत चिंतन, भावनात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो वैज्ञानिक चिंतन की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। तो ये था आपका पेपर पीटी का पिछले साल का। बहुत बहुत धन्यवाद।